नमस्कार। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। चलो, अब जेनेटिक्स में अपन ने अंतिम रिकॉर्डेड जो वीडियो था जो कल किया था मैंने, उसमें अपन ने सेल डिवीजन में एंट्री तो कर ली थी, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन हुआ था कि जस्ट अपन ने G1 S G2 और M उसकी ट्रिक यानी टेक्निक बताई थी कि G1 में S करो, G2 में मौज करो, लेकिन मौज करते वक्त पीना मत। ये ट्रिक बताई थी, याद है क्या? G1 में ऐश करो, फुल मजे करो, G2 में मौज करो, लेकिन मौज करो, पीना मत। ठीक है, उसको एक बार वापस लेते हैं, फिर सेल साइकिल समझेंगे। तो अपन ने सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन को स्टार्ट कर दिया था, उसको आज के रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करेंगे। ढंग से वीडियो देखना, यदि कंटिन्यू देखते देखते ही कंसंट्रेशन रहे तो 100% याद हो जाएगा। और टफेस्ट टॉपिक है, भले आपने देखा होगा कॉलेजों में कि यार खूब ध्यान देते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर होता क्या है, इस प्रकार से है ना, उसकी बात करें। एक पहले थोड़ा सा मैं आपको गुणसूत्र का एक नॉलेज देना चाहूंगा। सेंट्रोमियर जिसका क्वेश्चन हमारे तो बहुत आया वीओ में, है ना, वेटनरी ऑफिसर की भर्ती में गुणसूत्र का सवाल फिक्स है। तो आपके भी गुणसूत्र का एक थोड़ा आइडिया दूंगा, फिर अपन चलेंगे किसमें, G1 में S G2 में मौज में। ठीक है, तो आ जाओ बोर्ड पे। क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अब यदि बात करें किसके, इंसानों की, मेडिकल में एमबीबीएस में, तो खाली क्या एक आदमी का है, ह्यूमन का है, इंसान का है, खाली 46 याद किया, आगे बढ़ गए। लेकिन अपने यहाँ तो लफड़ा है क्या, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, दुनिया भर के डांडे हैं, है ना। उन सब जानवरों को किस प्रकार से याद करेंगे, बड़ा लफड़ा होता है। हकीकत बताऊं तो मेडिकल से वेटनरी ज्यादा टफ लगती मुझे तो। वहां तो एक आदमी बढ़ा आगे बढ़े, अब यहां पर याद कैसे करे यार। गाय का याद किया, भैंस का बोल के, भैंस का याद किया, कुत्ते का बोल के, कुत्ते का बोल के, फाउल का लो, मुर्गे का पूछ लिया। हमारे एक बार कौन सा एग्जाम था, उसमें मुर्गे का पूछ लिया, मुर्गे में गुणसूत्र की संख्या बताओ। अब यार मुर्गे में गुणसूत्र की संख्या कहां से लाए भाई। तो उसका कुछ सिस्टम बैठा है, कोशिश करिए यदि ढंग से ध्यान दे करें। वीडियो को फनी डे मत लेना कि खाली वो देखा और भूल गए, तो मतलब ही नहीं है। यदि दिमाग लगाया, गारंटी है मेरी, ये 5 से 10 मिनट बाद पूरे गुणसूत्र याद नहीं हो जाए तो देखना, बट देखना ढंग से और ईमानदारी से। ठीक है, तो आ जाओ बोर्ड पर, मैं आपको पूरे गुणसूत्र कैसे याद करते वो करा रहा हूं। ठीक है, चलो इधर देखो। सबसे पहले 60 गुणसूत्र किसमें होते हैं, 60 जैसे एग्जाम होता है ना, 60 आगे सा फर्स्ट डिवीजन बन गई, मजा आ गई। ठीक है, तो 60 गुणसूत्र यानी कि बढ़िया मेरे फर्स्ट डिवीजन बन गया और आराम से हो गया। तो फर्स्ट डिवीजन किसका बनता है, 60 गुणसूत्र किसके होते हैं, जो गाय का और बकरी का दूध पीता है। गाय व बकरी, इसमें 60 होते हैं। तो गाय और बकरी का दूध पियो, बढ़िया दिमाग चलेगा, और 60 नंबर तो आने आने, यानी फर्स्ट डिवीजन बन गई, मजा आ गई। अब इसके जस्ट बाद पीछे चले, किसी ने भैंस का दूध पी लिया और उसको आलस आ गया, ठीक है, और सो गया, तो सीधे नंबर आगे कितने, 50। याद करने का तरीका है भाई, है ना, ये होते हैं भैंस में। लेकिन क्वेश्चन आया 2 से 3 बार वीओ में, ये सब तैयारी करते करते पाया भाई, है ना, तैयारी कर रहे, उसमें फ्री टाइम है, बैठे थे, तो ये सारी टेक्निक आपको दे देता हूं, बढ़िया अपने आगे बढ़ती आएगी, याद करते जाना। ठीक है, तो अब यहां पर गाय का दूध, बकरी का दूध पिया तो 60 नंबर आएंगे, और भैंस का दूध पिया थोड़ा ज्यादा रहता है, आलस आ जाए, सो जाएंगे, 50-50%। लेकिन ये 2 प्रकार की भैंसें होती है, एक होती है रिवर बफेलो, एक होती है स्वयं बफेलो, है ना। तो रिवर बफेलो में तो होते हैं 50, जो अपनी नॉर्मल होती है वो होती है रिवर बफेलो। लेकिन ये अफ्रीका जंगल में जंगली भैंसे और वो रहते हैं, उसमें रहती है 48, ये रहता है स्वयं बफेलो। याद करने का तरीका, 50 तो परफेक्ट है, लेकिन ये स्वयं में किचन में बैठ गई तो 2 इसमें से खिर गए, नीचे पड़ गए। तो गाय और बकरी में 60,
10 कम किया, 50 किसके अंदर, भैंस में। भैंस भी कौन सी, जो अपने नदी में नहाती है, नेचुरल अपनी जो भैंस होती है, लेकिन कीचड़ वाली जंगल वाली है, उसमें 2 कम 2 खिर गए, कहीं ना कहीं गिर गए, तो उसमें हो गए 48। ठीक है, 48 से सीधे 10 कम करो, जैसे यहाँ 60 से 50 किया ना, तो आ जाएंगे 38। कितना आ जाएंगे, 38। 38 है वो सबसे कम है। सबसे कम कट ऑफ कौन सी रहती है भाई, SC ST की रहती है ना, SC की कट ऑफ कम रहती है। S फॉर आ जाएगा स्वाइन, इतना जानता ना वेटनरी, स्वाइन मतलब क्या, पिग। और C फॉर आ जाएगा कैट, कैट मतलब क्या, कैट बिल्ली। तो यहाँ पर ये गुणसूत्रों की संख्या का क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। और सिर्फ एक 5 मिनट से क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान देना। जो गाय और बकरी का दूध पीता है उसके तो बनता है फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि पाचक होता है 60। 10 कम किए भैंस के, लेकिन भैंस में 2 भैंस है, एक है रिवर वाली जो अपने होती है गांव में, है ना, कहाँ पे, नदियों में तैरती रहती है, उसमें है 10 कम 50। 2 कम किए 48, किसमें, स्वयं बफेलो में, जो कीचड़ वाली है जंगली, और उससे 10 कम किए 38। 38 से कम नहीं होता। 38 किसकी कैटेगरी, SC की। SC यानी S फॉर स्वाइन, C फॉर कैट। रेडी है। अब उसके बाद 50 और 60 के बीच में भी एक 54 का आंकड़ा रहता है, यूं तो कई है ना। ये आगे अपने किसकी, सीप की, भेड़ की, घेटे की। तो यहां पे आप देखो अपने सारा आगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डोमेस्टिक एनिमल में यही रहते हैं। कैट और पिग भी रहते हैं, तो ये आपके सामने। अब इसके सामने चले, 60 के बाद एक आता है 62 का आंकड़ा, एक आता है 64 का आंकड़ा, एक आता है सीधा 74 का आंकड़ा, और एक इसके बाद रहता है 78 का आंकड़ा। अब ये कैसे याद होंगे, देखो याद तो करना ही पड़ेगा, या तो सीधा सीधा पढ़ लो भूल जाओ, और या थोड़ा दिमाग लगा लो, या हमें सुन लो ढंग से, तो ही काम हो जाए। भाई मैंने जो तैयारी पाया था मुझे याद हुआ, यदि मैं नॉर्मल तरीके से करता हूं तो तुम्हें याद होगा, और कहीं उसको मैं खाली प्रोफेशनली ऐसे रिकॉर्ड करता हूं नहीं होगा। ठीक है, तो इधर 60 के बाद 62 है ना, ये अच्छे मार्क्स नहीं है और अच्छी लैंग्वेज भी नहीं है, जानते होंगे, गधा कहेगा, गधा है वो 62 में बैठा है। 64 छक्का चौका लगा रहा है, पहले ठोका छक्का फिर चौका, तो ये घोड़े की तरह भाग रहा है एकदम, छक्के और चौके तेजम तेज। तो ये हो गया कौन, घोड़ा। छक्का मारा है ना, उसके बाद चौका मारा। ठीक है, फिर 74 में 74 ऊंट कहीं का, इतना कोई लंबा होता है क्या भाई, घोड़ा ठीक है, छक्का मारा चौका मारा। इसने कहा नहीं छक्का चौके, मैं तो 7 चौका मारूंगा, ऊंट जैसा लंबे लंबे छक्के मार रहा है। उसने कहा 7 गिन लो, नहीं। तो 64 10 बढ़ाओ 74 है। फाइनली सबसे ज्यादा 78 मिलती है, जैसे मैंने FD कर दी। FD समझ तो फिक्स डिपॉजिट। F फॉर यहाँ पे क्या रह जाएगा, फाउल, मुर्गा, और D फॉर क्या रह जाएगा, डॉग। फाउल जो रहेगा वो क्या रहेगा, मुर्गा, और डॉग में क्या रहता है, कुत्ता। तो ये गुणसूत्रों की संख्या है, इसको ढंग से लिख भी लेना। टेक्निक्स नहीं मिलती है किताबों के अंदर, संख्या दुनिया भर की होगी। ऐसे तो हाथियों में भी होती है, लो 56, लेकिन वो अपने काम के क्या, इसके भी डाल दो हाथी, 56 आ जाएगा। हाथी कोई डोमेस्टिक में है क्या। तो इसमें ये टेक्निक से, टेक्निक ढंग से सुनना, एकदम सामने देख के वीडियो, जैसे मैं आपके पास खड़ा हूं, आपका बड़ा भाई आपको याद करा रहा, आपके एग्जाम आगे तो कैसे, है ना। और खाली टाइम में ड्यूटी कर ली पूरी, उसके बाद बैठे हैं साहब, है ना। तो बाद बैठे घर में भी तो अपने भाई को पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते, है ना, अपने बेटे को, अपने बेटी को पढ़ाते हैं। वैसे ये लो खाली टाइम हॉस्पिटल कर लिया, अब आ जाओ घर पे। अब घर पे इतने बच्चों कैसे बुलाऊं, तो मैंने ये तरीका ढूंढा, यार ये ठीक है और चलेगा, है ना। तो रिकॉर्ड करो, और जब मौका आएगा इसको दे देंगे। तो मौका है अभी, है ना, इसलिए आपको दिया जा रहा है। रिकॉर्ड बहुत पहले किया हुआ है, तो अब ढंग से सुनना। इसके अंदर गाय और बकरी का जो दूध पीता है, पाचक है, उसका बनता फर्स्ट डिवीजन। क्या बनता है, फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद में 60 से सीधा 10 कम करो, 60 से सीधा 10 कम करो, 50। भैंस का दूध पिया, गैड़ आ गई, नींद आ गई, तो सेकेंड डिवीजन 50। 50 के बाद में 2 कम कर दो तो बफेलो दूसरी आ जाती है। 50 साल तो अपनी रिवर वाली है, जो रेगुलर बफेलो है, अपन देखते गांव में। और यदि कोई कीचड़ वाली स्वयं बफेलो है तो 2 कम हो गए, कीचड़ में गई 2 गिर गए, तो साहब स्वयं वाली में 2 कम है, उसमें 50 है। फिर 48 का आंकड़ा याद रहेगा, 10 कम कर दो 38। 48 याद है, 10 कम कर दो 38। 38 के अंदर आपके कौन सा जाएगा कि सबसे कम नंबर किस कैटेगरी का आते हैं, SC के। SC मतलब SC की कट ऑफ कम जाती है, S फॉर स्वाइन, C फॉर कैट। ठीक है, उसके बाद चले आप 60 के बाद 62। 62 आंकड़ा ही देखो अजीब साहब, डायरेक्टली नहीं कैसे इन्हें समझ लो, है ना। 62 यानी गधा कहीं का,
उसके बाद में 64 छक्का मारा और चौका मारा, तो छक्का चौका मारने वाला कौन है? घोड़े जैसा है। फिर 64 के बाद 10 बढ़ाओ 74, 74 के अंदर आ गए तो सीधा अपन कह देंगे साहब ये तो मामला किसका है? ऊंट का। इतना लंबा 64 के बाद 10, 74 बहुत लंबा ऊंट है ये तो। और उसके बाद में 78 आया के फाइनल है साहब, अब एफडी कर दो। जिस होता है ना शेयर मार्केट पूरा गया, अब इसके बाद नहीं जाएगा, एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो। और एफडी में एफ फॉर हो जाएगा फाउल मुर्गा और डी फॉर हो जाएगा डॉग कुत्ता। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो करें एकदम वीडियो को प्रॉपर ऐसे देखे जैसे मैं आपके घर पे आपको पढ़ाना आया हूं, है ना, तो मेरे हिसाब से याद हो सकता है और हर काम हो सकता है। बस ये है थोड़ा सा दिमाग और जुनून लगना चाहिए। दोनों चीजें नहीं होती, कई बार दिमाग भी नहीं होता जुनून नहीं होता, बैठ रहते हैं। और कई बार दिमाग भी है जुनून भी है तो आराम से कवर अप कर सकते हो। खाली दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, खाली जुनून से कुछ नहीं कर सकते, दोनों मिला के करे तो मेरे हिसाब से ये छोटी संख्या को यहाँ पे भारी नहीं पड़ने वाली है। तो सब एकदम पूरे डेडिकेशन से देखेंगे। एज ए बॉस आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, एज ए जूनियर आप इसको मानेंगे। करें स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डिवीजन है वो किसका है? गाय और बकरी के दूध पीने से, वो 60 है। सीधा 10 कम कर दो 50, 50 में किसका हो जाएगा आंकड़ा बताओ फटाफट? भैंस का। लेकिन भैंस में 2 है तो जो भैंस स्वयं कीचड़ में बैठी है उसके 2 कम कर दो, गिर गए कीचड़ के अंदर बैठी, गिर गए 48। 48 से 10 कम करो 38, 38 किसकी कट ऑफ है? एससी के। एस फॉर स्वाइन, सी फॉर कैट। आगे बस में फिर 60 के बाद चलो 62 गधा कहेगा, है ना। 64 छक्का चौका घोड़ा और 10 कम कर दो, आगे कर दो तो 64 के बाद 74, 74 पे कौन आ जाएगा? कैमल, ऊंट कहेगा। बहुत नंबर लाया। और जैसे ही 74 के बाद 78 मिलता है, एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, फाउल और डॉग आ जाएगा। याद हो गया भाई? एक बार वापस घुमा के देख लेना, गारंटी है याद हो जाएगा। और फिर भी याद नहीं हो तो अपने डेडिकेशन पे शक करना। क्यों? क्योंकि इससे सरल तरीका तो यार क्या हो सकता है? आपको गुणसूत्र हाथ में लाके पकड़ा दे, लो साहब, तो और तो क्या करे बताओ, है ना। तो आई थिंक ये ठीक है, इससे याद हो जाएगा। तो ये गुणसूत्र थोड़े आगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण में काम आएंगे और आपको जेनेटिक्स में मेंडल में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां ये काम आएंगे, इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट में कि साहब गुणसूत्र तो याद करा दी बॉस आपने, लेकिन अब आगे जो है वो कैसे क्या आएगा? तो गुणसूत्र की संरचना भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। गुणसूत्र में वैसे तो पीएमटी में बहुत लंबा चौड़ा गुणसूत्र होता है, 1 घंटा खा जाता है, लेकिन अपन देंगे उसको 1 से 2 मिनट खाली। गुणसूत्र में इस प्रकार से ये यहां पर ऐसे 2 गुंडियां होती है जो मैं लाल लाल बना रहा हूं, पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। ये इसके क्रोमेटिड है और ये जो है यहां पर ये इसके सेंट्रोमियर है। ठीक है, इन सेंट्रोमियर को विभाजित करेंगे तब आगे चलेंगे। क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के अंदर इस प्रकार से अंदर खूब सारे डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं। ये कई बार यहां पर और एक सैटेलाइट बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो ये यहां पर संकीर्णन होता है, इसको बोल देते हैं प्राथमिक संकीर्णन। और ये यहां पर होता है द्वितीयक संकीर्णन। ठीक है, ये इस प्रकार से सैटेलाइट बॉडी रहती है। तो ये गुणसूत्र का एक मोटा मोटा रहता है। मानव में ये 46 होते हैं। इसमें यदि अपन ऐसे 2n बोले तो ये द्विगुणित होते हैं। इसकी आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी लिंग निर्धारण में। और इसका n बोले तो ये अगुणित होते हैं। अगुणित खाली अंडा और शुक्राणु होता है। अगुणित खाली अंडा और शुक्राणु होता है। तो ये मोटा मोटे तरीके पे वैसे गुणसूत्र की लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन वो कहानी आपके काम नहीं आ रही है। आपके काम आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या? सेंट्रोमियर। सेंटर पर होता है सेंट्रोमियर।
ये दोनों है, इसका सेंटर जहां मिलेगा वहां सेंटर पे होगा क्या, सेंट्रोमियर। तो सेंटर पर सेंट्रोमियर है, आगे आएगी एनाफेज, वो सेंट्रोमियर को क्या करेगी, तोड़ेगी, तो वहां सेंट्रोमियर का क्या होगा, विभाजन। मैं बार बार ये सब बोलूंगा कि इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, इसमें सेंट्रोमियर विभाजन नहीं होता है, यहाँ सेंट्रोमियर ऐसे जाता है। तो सेंट्रोमियर 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 सुनते सुनते कई जने कहते साहब सेंट्रोमियर ही क्या होता है, हमारी बात समझे। तो ये सेंट्रोमियर यानी सेंटर, सेंट्रोमियर यानी सेंटर। जैसे अपन कहते हैं कि साहब किसी कमरे में पंखा कहाँ है, सेंटर में, तो गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंटर में। तो जो सेंटर में दो पॉइंट है वो सेंट्रोमियर है, उसे तोड़ना, बाकी क्रोमेटिड क्रोमेटिन ये है। अब यहां पर यूज करेंगे इसको किस प्रकार से, वो आगे नेक्स्ट आएगा। तो थोड़ा बहुत गुणसूत्र समझ में आए भाई। चलो गुणसूत्र के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहां पर, सेल डिवीजन, जो अपना कंटिन्यू पॉइंट चल रहा था, जो पिछले क्लास में चल रहा था, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो में बार बार एक शब्द आ जाता क्लास है कि फीलिंग ऐसी है, 9 के लगने से पहले खूब पढ़ाया था, है ना। तो उस पढ़ाने के दौरान क्लास से वर्ड बन गया। अब जॉब लगने के बाद थोड़ा दिक्कत होती है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, गलत क्या है ना, काम आ जाती है, क्योंकि जॉब में टाइम मिलता नहीं है, तो रिकॉर्ड कर करके आप तक कुछ ना कुछ मैटर जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि जुनून है ना। तो अब आगे देखना आप कि सेल डिवीजन में कल अपन ने यहां पर स्टेज पढ़ी थी 4। पहली पढ़ी थी G1, दूसरी पढ़ी थी S, तीसरी पढ़ी थी G2, और चौथी है उसको बोलते हैं M माइटोटिक। और M के अंदर फिर आगे 4 और शब्द आ जाते हैं, ये चलता है। ये सारे के सारे काम आते हैं कोशिका चक्र में। ठीक है, तो ये कल थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज दे दिया था, आज इस पे मुख्य बात होगी। कोशिका का एक चक्र चलता है, पूरा साइकिल चलता है। जैसे होता है ना, सूर्य सुबह 6-7 जब निकलता है, दिन भर चलता है, फिर वापस सनसेट होता है, फिर वापस दूसरे दिन निकलता है, फिर सनसेट होता है। जैसे एक सूर्य का चक्र होता है कि सुबह सनराइज होना, फिर सनसेट होना, वैसे ही कोशिका का एक चक्र होता है ना। उस चक्र में फिक्स सिस्टम है। सिस्टम में सबसे पहले अवस्था आती है G1, G ग्रोथ से रहती है, 1 प्राथमिक होती है, यानी प्रथम वर्दी अवस्था कह सकते हैं, है ना। 1 का मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, प्रथम वर्दी अवस्था, फर्स्ट ग्रोथ स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। S सिंथेटिक संश्लेषित अवस्था, S सिंथेटिक संश्लेषित अवस्था, S फॉर सिंथेटिक वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट ग्रोथ बोल सकते हैं। G2 प्रथम की जगह आ जाएगा द्वितीय, क्या जाएगा, द्वितीय। सेम आगे वर्दी अवस्था। अब राइटिंग डॉक्टर की है, थोड़ी गड़बड़ रहती है, समझ में आ जाए बड़ी बात, बट टॉपिक जरूर याद होगा। G1 फर्स्ट ग्रोथ स्टेज, प्रथम वृद्धि अवस्था। S सिंथेटिक, सिंथेटिक समझते हो ना, संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना, संश्लेषण। G2 सेकेंड ग्रोथ स्टेज, ठीक है। और M माइटोटिक स्टेज बोलते हैं, विभाजन अवस्था बोलते हैं। अब इसके अंदर आगे P वर्ड आता है ना, M वर्ड आता है, A आता है, T आता है। P फॉर होता है प्रोफेज, हिंदी में पूर्व अवस्थान, ये टाइम गए। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हिंदी यदि मैं करना भी चाहूं तो ये लो इसकी हिंदी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। दोनों लैंग्वेज में आता पेपर, इसलिए आपको बहुत अत्यंत हिंदी भाषी नहीं बनना है कि महाराज बन के साहब पूर्व अवस्थान, पश्च अवस्थान,
अंत्य अवस्थान, खुद का अंत्य हो जाता है, समझ नहीं आता, पढ़े क्या भूले गए, इसलिए बढ़िया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब ये कंटिन्यू याद रहेंगे, जैसे याद करो इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था कोशिका का, है ना, अब तक कोशिका गायब हो जाती, उड़ जाती आंधी में, लेकिन यदि उसमें इंजीनियर मांगीलाल राव याद है, इंजीनियर ईआर एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, एंडोस्केलेटन बनाती, एसईआर, आरईआर, आर राइबोसोम, आर प्रोटीन, एसईआर स्मूथ, याद है कुछ, उसके बाद मांगी माइटोकॉन्ड्रिया, मित्रों पावर, बेंडा, याद करो नहीं तो वीडियो वापस देख लो, ठीक है। इंजीनियर मांगीलाल राव याद है तो कोशिकांग याद है, कोशिकांग याद है तो उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक है सारे याद है, और उसके बाद उसके कार्य तक कराए थे। अब मैं बार बार यदि रिवीजन कराता रहूंगा तो कोर्स कैसे होगा, यदि रिवीजन करना है बढ़िया, आगे सरकाया, वीडियो देखा, याद कर लिया, और पढ़ना है आगे कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। तो इंजीनियर मांगीलाल राव के बाद एक नई ट्रिक और लॉन्च होने जा रही है, ढंग से बताना, ठीक है, वो है G1 को यदि मैं रेगुलर बोलूं तो ऐसा लगेगा जीवन, है ना, जीवन में ऐश करो, G2 में मौज करो। जीवन में ऐश का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़े रहो, कुछ भी उल्टे सुल्टे काम करो, असामाजिक तत्व बनो, नहीं, ऐश का मतलब होता है अपने अच्छे कार्य करो, मौज करो, जिंदगी मौज के लिए। तो जीवन में ऐश करो, G1 में ऐश करो, G2 यानी कि शाम को मौज करो, लेकिन मौज में पीना मत, पार्टियां नहीं होनी चाहिए, है ना। जीवन में ऐश, G2 में मौज, बट मौज में पी मत, वर्ड बन रहे कंटिन्यूस, भगवान की कृपा है कि सब जुड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़ेंगे, जीवन में ऐश करो, G2 में मौज करो, लेकिन मौज के अंदर पीना मत, तो जीवन में ऐश, G2 में मौज, मौज में पीना मत, पी मत, देखो वर्ड बन रहा है। कंटिन्यू, यदि ट्रिक को मैं नाम दूं तो देखो यहाँ पे ये ट्रिक का नाम है, जीवन में ऐश, G2 में मौज, जीवन में ऐश, G2 में मौज, लेकिन मौज में आपको क्या नहीं करना है, पीना नहीं है, पी मत। अब समझो, इसके आगे नहीं बोलूंगा वर्ड कि पीने में क्या क्या पिए साहब था, पीना मत, जीवन में ऐश, G2 में मौज, मौज में पीना मत। सर इससे फायदा क्या, ये क्या सब्जेक्ट किताब थोड़ी लिखनी है, अरे किताब नहीं लिखनी है, लेकिन रिवीजन में जीवन, G2 ऐश याद नहीं होगा तो उसके कंटेंट्स कैसे याद होंगे, कंटेंट्स के लिए आपको डिटेल में आगे लूंगा नेक्स्ट पेज पर, तो क्या नाम याद हो गए, है ना। एक तरफ मेरे तरफ देखो सभी जने, जीवन में ऐश करो, जीवन में ऐश करो, G2 में मौज करो, लेकिन मौज में कभी भी पीना मत, मौज में कभी भी पीना मत। अब P फॉर प्रोफेज, इसको आगे लेंगे वन बाय वन, करें स्टार्ट, आ जाओ जीवन पे। अब ये आ रही है अवस्था कौन सी, G1। समराइज इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब एक बार इसको ऐसे बना लें, G1 S G2 M। तो इसका पहले तो इसका मतलब 1 और G का मतलब क्या, 1 का हो गया क्या प्रथम, G का ग्रोथ, और है क्या अवस्था, प्रथम वर्धी अवस्था। अब कोशिका जब विभाजित होगी तो उसकी बहुत ताकत लग जाएगी, उसका बंटवारा हो जाएगा, तो वो ताकत को पहले बढ़ाएगी ना, तो यहां पर ये क्या करता है, वर्धी करता है, वर्धी में इसका उपापचय तेज हो जाता है, और कोशिकांग सारे के सारे डबल हो जाते हैं। और ये यहां पर एटीपी का क्या करता है, संग्रहण करता है, अपनी ताकत बढ़ाता है, अपनी वृद्धि करता है, अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्रोथ कर ली साहब, ग्रोथ के बाद इसका एक नाम पड़ता है, देखो एस फेज से पहले आई ना ये, तो इसको कुछ किताबें प्री एस अवस्था बोलते हैं, यानी एस पूर्व अवस्था, तो इसका एक नाम पड़ जाता है पूर्व एस अवस्था, प्री एस स्टेज। अब किताबें हैं अपने अपने हिसाब से, पूर्व क्यों, इससे पहले चली है, और एस अवस्था का नाम है ना। मोटा मोटा जीवन अवस्था का एक ही काम होता है, ऊर्जा का संग्रहण, और जैव अणु का संश्लेषण। चाहो तो साथ साथ लिख लेना, बाकी पेज तो होते ही है,
तो ये जीवन स्टेज में क्या क्या होगा उसको आप एक बार लिख लो। चलो भाई, ठीक है। तो ये जीवन स्टेज के बारे में हो गया। देखो ऐसा है, कभी आप सामने बैठे होते तो मैं आपको नोट्स दिखाता, बट यही नोट्स है। अब इसके अलावा कोई 4 कितने भाषा है, सरल भाषा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और टफ भाषा है ना, वो फॉलो करनी नहीं है। क्यों कि क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि साहब जीवन अवस्था क्या होती है, G1 यानी प्रथम, जी यानी ग्रोथ, प्रथम ग्रोथ स्टेज यानी कोशिका पहले ग्रोथ करेगी, आरएनए डीएनए को डबल करेगी, सॉरी डीएनए तो एस पेज में डबल होगा, कोशिकांग वर्ड आ गया, कोशिकांग जितने होते हैं वो डबल करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संग्रहण करेगी, और कहीं ना कहीं अपने जैव अणु हो गए, जैव अणु में सारे आते हैं, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का क्या करेगी, कहीं ना कहीं संश्लेषण करेगी। ओके है। चलो अब चलते हैं एस अवस्था में, सेकेंड में। एस अवस्था सिंथेटिक फेज। हिंदी में संश्लेषण अवस्था। अब देखिए सिंथेटिक फेज संश्लेषण अवस्था क्यों बोला है ना सर, ऊर्जा का संश्लेषण, ऊर्जा तो उसमें आ गई, कोशिकाओं का संश्लेषण उसमें आ गया। तो अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा एस अवस्था में ये डीएनए को डबल करता है। अब डीएनए डबल नहीं होगा तो क्या गड़बड़ होगी, सुनो। जैसे एक कोशिका में 100 डीएनए थे, ढंग से धीरे धीरे समझना, 100 में से यदि क्या हुआ कि कोशिका विभाजन 50 हो गए तो अगली कोशिका में 50 ही रहे, फिर उससे अगली में और आधे हो गए 25, 12.5, 6.25, ऐसे करते करते 10 विभाजन में तो लास्ट कोशिका के पास तो एक आध गुणसूत्र आएगा। अरे बात समझ में? तो आपको क्या करना है, गुणसूत्रों को डबल करना है, यानी 100 को 200 कर लिए, फिर वापस आधे कर लिए 100, फिर 100 को 200 कर लिए, फिर आधे कर लिए 100, 100 को 200 कर लिए, आधे कर लिए 100, ऐसे करते भले करोड़ों सेल डिवीजन होते हैं क्या, खरबों, काउंटलेस। क्यों? एक से स्टार्ट होता है और अपने शरीर पूरा है, इतनी कोशिका बनानी है, तो हर बार गुणसूत्र डबल होके आधे होते हैं, तो आप देखो मेंटेन हो जाते हैं, डबल करो आधे करो, तो वो गुणसूत्रों को में डीएनए का आता है, डीएनए का डबल कहां होता है, कई बार क्वेश्चन आया, 100 बार आएगा। क्यों? फेमस है, हर एग्जाम में कोशिका विभाजन का क्वेश्चन के गुणसूत्र यानी डीएनए का डबल रेप्लिकेशन का होता है। तो इसके अंदर एक वर्ड आता है इंग्लिश में रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण, प्रतिकृतिकरण, ये पूछे नहीं पूछे लेकिन ध्यान रखना, इसकी हिंदी ऐसे कर सकते हो, रेप्लिकेशन। सर होता है क्या रेप्लिकेशन? डीएनए का डबल होना, दुगना होना, ये रेप्लिकेशन है। आता है कि समझ में? तो ये रेप्लिकेशन है, डीएनए का डबल होना, ये डीएनए से डबल होकर अपना काम करता है। ठीक है, तो अब यहां पर एस अवस्था आती है, जीवन के बाद आती है, G2 से पहले आती है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं पश्च जीवन व पूर्व G2 अवस्था, पश्च जीवन व पूर्व G2। इसके लिए आपको एनी टाइम याद होना चाहिए, जीवन में एस, G2 में मौज, बट मौज में पीना मत। ये चक्र एनी टाइम दिमाग में इसी से रहेगा, जीवन में एस करो, G2 में मौज करो। आप खुद देख लो, बार बार जरूरत पड़ी ना, यदि ये चक्र याद नहीं हो तो आप ये पश्च पूर्व जीवन G2 अवस्था बोल सकते हो क्या? नहीं। तो जीवन में मौज करो, सॉरी जीवन में एस करो, G2 में मौज करो, इसलिए एस को इसके बाद आ गई, इसके बाद बोलो पश्च, इससे पहले इसलिए बोल दिए पूर्व। तो पश्च जीवन और पूर्व G2 अवस्था, ये एस के। अब सर ये तो एक प्रोफेशनल बात होगी है ना, याद कैसे करें सर? लफड़ा ही आता है कि चीजों को किस प्रकार से लाए, याद कैसे करें? तो याद करने के लिए देखना, अपने आप शब्द कहता है, भाई मैंने तो तैयारी में पाया है, पीएमटी में 2-3 साल बढ़ चुके,
वीओ में भी 2 भर्तियां, एक पहली भर्ती में सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो उस समय तैयारी की, उसी टाइम के काम है ये सारे। खाली बैठे थे, याद करते गए, रिकॉर्ड करते गए, याद करते गए, रिकॉर्ड करते गए, याद करते गए, रिकॉर्ड करते गए, और रिकॉर्ड करते करते कहीं ना कहीं ये बात आई कि यार इस अवस्था में भी कुछ छुपा हुआ है, हर टॉपिक, हर लाइन में कुछ छुपा हुआ है। सिर्फ देखने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है दिमाग से। और अब तो इतना स्टैंडर्ड हो गया, हमारा टाइम कहाँ था यार, फोन था नॉर्मल सा, रिकॉर्ड ही ढंग से नहीं होता था, और आजकल तो कई स्मार्टफोन आके। लेकिन ये है काम करने की नहीं है तो हर संसाधन अपने आप आपकी सहायता करता है। तो अब देखना एस में किस प्रकार से होगा। ये एस मैंने लिखा है, इसे ढंग से देखना मेरे को, कंटिन्यूस मेरे पेन को देखना। ये मैंने एस बनाया, एक दूसरा एस इधर बना दो तो आपको एक संरचना दिख जाती है। कौन सा संरचना है? डीएनए की। कौन सा संरचना है? डीएनए की। तो ये एस अवस्था है, एस में ऐसे करते ये डीएनए दिख जाएगा आपको, यानी एस अवस्था में डीएनए छुपा हुआ है। देख लो, बनाओ और कंटिन्यू देखना। ये एस बनाया, इस एस वापस एस बनाया तो क्या बन गया? डीएनए। यानी कि एस अवस्था पूरी तरह से डीएनए पे जुड़ी, और डीएनए का फिक्स क्वेश्चन है डीएनए का डबल होना, डीएनए का डबल होना। ओके भाई, तो ये आपके एस अवस्था काम। आगे एस अवस्था में क्या क्या होता है आगे चले। तो ये जीवन कंप्लीट, एस कंप्लीट। बात करते हैं किसकी? G2 की। तो जीवन में एस, G2 में मौज। ये शब्द बार बार काम आ रहे हैं, गांठ बांध के रख लो। जीवन में एस करो, G2 में मौज करो, लेकिन मौज में पीना मत। चला आगे, आ जाओ नेक्स्ट। तो जीवन हो गया, एस हो गया, G2 इसके बारे में फटाफट सारी बातें बोल दो। G2 जी ग्रोथ टू सेकेंड, यानी कि द्वितीय वृद्धि अवस्था, द्वितीय वृद्धि अवस्था, सेकेंड ग्रोथ स्टेज। फिर इसके बाद G2 की और बात बताओ। देखें, अब देखो, जीवन में कोशिकांग तो अपने लगभग डबल कर दिए, जैव अणु भी डबल कर दिए। अब ये क्या करेगी? तो इसने कहा भाई सब ऊर्जा का संग्रहण हो गया क्या? कैसे? मैं एक आपको सिंपल सा शादी का एग्जांपल बताता हूं। शादी की जैसे कुकुपत्री छापते हैं, समझ गए? कुकुपत्री निमंत्रण पत्रिका। तो जैसे ही कुकुपत्री निमंत्रण पत्रिका छापी, ठीक है, और वहां पर परिवार वाले सोचना चालू कर देते हैं कि यार पैसे जरूरत पड़ेंगे तो बैंकों से पैसे कढ़ाते हैं, अपने सेविंग्स कढ़ाते हैं। वो सब जीवन में होता है। तो जीवन में आदमी पैसा ही पैसा भेड़े करता है, इकट्ठे करता है, काम करता है। अब एस का डबल आता है तो डबल कर देता है, समझ आओ। अब G2 मस्ते का सब तैयारी होगी शादी से 2 दिन पहले। शादी है कौन सी? एम अवस्था, वियोजन अवस्था। तो शादी से पहले वो कहेगा अरे यार प्रोटीन, यानी कि टेंट हाउस, बर्तन, बिस्तर, ये कितने गए, है ना। तो G2 में ये खास करके एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो आगे तर्कु तंतु बनाएगी। उसका क्या करता है? कहीं ना कहीं विभाजन करता है, डबल करता है, उस पे काम करता है। यानी कि ये मुख्यतः किसका काम करता है? यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो प्रोटीन संश्लेषण हालांकि जीवन में भी हुआ था, यहां भी चलता है, और इसमें खासकर ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उसका संग्रहण होता है, उसका संश्लेषण होता है, उसके बारे में काम आता है। क्योंकि आगे ट्यूबुलिन जो है वो किस में काम आना है? तर्कु तंतु में काम आना। ऊर्जा का कंटिन्यू रहेगा, ऊर्जा का संग्रहण दोनों में है भाई, लेकिन मेनली ये इसके लिए जानी जाती है, ऊर्जा के संग्रहण के साथ। अब इसमें आप फटाफट बताओ, ये पूर्व एस अवस्था, पश्च एस अवस्था, ये सब किस प्रकार से लाएंगे? है ना। तो वो डायरेक्टली नहीं याद कर सकते, नहीं रट सकते। बार बार कह रहा हूं मैं, इसीलिए अनुभव बता रहा हूं, रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं। ये चीजें मेरे काम आई, आपके काम आए, सबके काम आए। तो आप फटाफट ट्रिक बोल दो। जीवन में एस, G2 में मौज। अब आप G2 के लिए शब्द बनाओ। देखें, ये S की पश्च है, S के बाद आई है, और M की पूर्व है, तो इसको बोल सकते हैं पश्च एस अवस्था, पोस्ट सिंथेटिक स्टेज। पश्च एस अवस्था S के बाद आई है। ये शब्द रटे नहीं जाएंगे, इनको रटना नहीं है, इनको रेडी करना है। तो सीधा एक ही वर्ड है, जीवन में एस करो, G2 में मौज करो, लेकिन पीना मत। अब बारी आएगी किसकी? M की, विभाजन अवस्था की, पीने मत की। बात आ रही समझ में? तो यहां पर जीवन में एस करो, G2 में मौज करो,
अब आते हैं एम पे। तो ये काम हो गया, तो फटाफट एक बार बोल दो, जीवन के कार्य क्या है? जीवन में आदमी पैसा कमाता है, ऊर्जा से भागता है, यानी ये सारा काम किससे? पैसों पे। तो ये यहाँ पे ऊर्जा, पैसा और अपने संसाधन को उठता है। एस में एस करता है, जैसे ऐसे किए डबल की फीलिंग आती है, डीएनए का रेप्लिकेशन। जी टू में क्या करता है? प्रोटीन तंतु, तरकु तंतुओं का कहीं ना कहीं डबल करता है। और एम के अंदर क्या करेगा? विभाजन को। और विभाजन किसका रहता है? गुणसूत्रों का, कोशिका का। तो पहले गुणसूत्र का विभाजन होगा, फिर कोशिका का होगा। तो यहां तक तो ये चला तक किसका? इंटरफेज अवस्था। एम आ जाए किसका? केंद्रक विभाजन। तो यहां पे ध्यान रखना, जीवन एस जी2 को तो यहां पे बोलते हैं क्या? इंटरफेज, पूर्वावस्था। और इसके बाद एम जो होगा उसमें बोलते हैं विभाजन अवस्था, इसमें होगा केंद्रक विभाजन। अब केंद्रक विभाजन कैसे है? एम विभाजन अवस्था, इसके अंदर आता है वर्ड प्रोफेज, दूसरा आता है मेटाफेज, तीसरा आता है एनाफेज और फिर टिलोफेज। लंबे समय से पढ़ाया, जिसकी छोटी भी है उसके लिए तो टिलोन, एनान पता नहीं ऐसे जैसे किसी कबूतर का नाम है ना। तो उनके लिए शब्द बड़े कारगर होंगे दोस्तों, याद कैसे करते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पे प्री एम, ये इसका प्रोफेज का इंग्लिश करें तो ये प्रोफेज है, क्यों नहीं इसके आगे वाले वर्ड पी को पकड़ ले। एम का मेटाफेज है, एम को पकड़ लें, एनाफेज है, ए को पकड़ लें, टीलोफेज है, टी को पकड़ लें। तो इससे वर्ड बनता है पी और एमएटी से बनता है मत। ये देखो मत का एमएटी, ये पी मत। जीवन में ऐश करो, जी2 में मौज करो, बट मौज में क्या नहीं करना है? पीना नहीं है। ओके है, रेडी है। तो अब चलते हैं किसको? प्रोफेज स्टेज करते हैं। ये 4 स्टेज करते हैं, समसूत्र वजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में लेंगे अपन कौन सा? प्रोफेज अवस्था। कौन सी अवस्था लेंगे? प्रोफेज अवस्था। ठीक है।
चलो स्टार्ट करें भाई। प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज को किस प्रकार से अपन लेंगे? प्रोफेज सबसे फर्स्ट, सबसे लंबी अवस्था रहती है। प्रोफेज की सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, होता क्या इसके अंदर? इस प्रोफेज में दो होती है, एक अर्ली प्रोफेज होती है, एक लेट प्रोफेज होती है। तो अर्ली प्रोफेज में यहां पर यानी कि पहले पहले शुरुआत में इसमें संघनन प्रक्रिया होने चालू होती है। अब ये क्या रहता है संघनन? संघनन का मतलब होता है जल का निकलना। संघनन देखो केमिस्ट्री के शब्द है उसमें अलग रहता है, लेकिन यहां शब्द है कि उसमें जल की हानि होती है। ये क्यों? जैसे आपने देखा पनीर का एग्जाम्पल है, दूध को फाड़ दिया, अब वो ये बिखरा पड़ा है, आप उससे हाथ में लेके ऐसे दबाते हो तो पानी निकल जाता है और उसमें बचा हुआ ठोस पदार्थ होता है वो पनीर है। तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसमें ये गुणसूत्र बिखरे हुए हैं, है ना, उसमें उसको बोलते हैं क्रोमेटिन धागे। क्रोमोसोम दिखते नहीं है। सामान्य कोशिका में कभी भी गुणसूत्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसके लिए गुणसूत्रों का मेटाफेज अवस्था माना जरूरी है। तो अब यहाँ पे संघनन यानी अर्ली प्रोफेज में संघनन होगा, उससे क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, अब ये क्रोमेटिन धागा क्या होता है? ये गुणसूत्रों का एक कच्चा रूप होता है। ये क्रोमेटिन तंतु आगे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में बदलते हैं। संघनन से। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन तंतु है, क्रोमोसोम गुणसूत्र में बदलने लगते हैं संघनन से। अब देखें यहां पे गुणसूत्र बन गया, लेकिन वो दिखा नहीं पूरी तरह से, वो कहां दिखेगा? लेकिन यहां पर इसमें केंद्रक झिल्ली जब तक नहीं जाएगी तब तक गुणसूत्र बाहर कैसे आएगा? तो इसमें केंद्रक झिल्ली वह केंद्रिका विलुप्त होने लगती है। केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका है, ये विलुप्त होने लगते हैं, ये जाने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होने लगते हैं। ठीक है, ये लेट प्रोफेज में आ जाता है। और यहां पर कल मैंने बताया था सेंट्रोसोम, इससे पहले वाले लेक्चर में। सेंट्रोसोम में क्या होता है? सेंट्रियोल, वो भी दूर दूर जाने लगता है। ये दोनों के दोनों यहां पर लेट प्रोफेज कहलाते हैं। ठीक है, कैसे डायग्राम से देखें तो सबसे लंबी अवस्था क्या डायग्राम? अर्ली प्रोफेज में संघनन। संघनन का मतलब होता है जल की हानि। ठीक है, क्रोमेटिन तंतु क्रोमोसोम गुणसूत्र बनते हैं ये इस प्रकार से। ये यहां पर क्रोमोसोम है और ये यहां पर क्रोमेटिन तंतु है। और अब यहां पर जिसका डायग्राम है, चित्र है, वो कैसे होगा? डायग्राम में ये कोशिका है, ये इसके अंदर केंद्रक है और ये इसमें धागे पड़े हैं, और ये यहाँ पर ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक झिल्ली है,
केंद्रिका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डायग्राम है। सबसे पहले मैंने एक सामान्य कोशिका को किया, कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्रोमेटिन तंतु हैं। ये यहाँ पे मैं अलग कलर से इसको शो कर रहा हूँ। ये जो है ये क्रोमेटिन तंतु है, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन तंतु आगे कैसे होंगे उसको देखते हैं। तो ये जैसे ही प्रोफेज से गुजरेगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं प्रोफेज में थोड़ा अलग, ये कोशिका तो वैसी रहेगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे जो डायरेक्शन वाइज जैसे जाने लगेंगे। और ये थोड़े से मोटे मोटे दिखने लगेंगे और केंद्रिका भी विलुप्त होने लगेगी। ये आगे कौन सी अर्ली प्रोफेज, अब ये इस प्रकार से इसके अंदर थोड़े थोड़े गुणसूत्र का थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट दिखना लगेगा। ये हो जाएगा लेट प्रोफेज में। कुल मिला के यहाँ पे हानि होनी सबकी। ये प्रोफेज का पूरे बोर्ड पर कार्यक्रम है ना, जो आपके प्रोफेज स्टेज है, पूर्व अवस्था है, उसका बोर्ड पर सारा कार्यक्रम है। प्रोफेज सुने, प्रोफेज पर बोर्ड पर है। प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था है, पहला पॉइंट, प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था है। दूसरा पॉइंट है अर्ली प्रोफेज में संघनन। प्रोफेज दो प्रकार की है, अर्ली यानी थोड़ी पहले और थोड़ी बाद में। स्टार्ट होते ही इसमें क्या करता है, जल की हानि होती है। जल की हानि होने से क्या होता है, मैंने पनीर का एग्जांपल दिया था, ठोस दिखने लगे गुणसूत्र। तो ये अर्ली प्रोफेज में क्या करता है, गुणसूत्र को ठोस दिखाता है और संघनन होता है, जल की हानि होती है। फिर क्रोमेटिन तंतु क्रोमोसोम में बदलने लगते हैं संघनन से। क्रोमेटिन तंतु क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बदलते हैं। पहले धागे होते हैं पतले पतले, है ना, जैसे उसमें से पानी निकला, जल निकला, तो वो मोटे मोटे गुणसूत्र जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन पूरी तरह से गुणसूत्र कहाँ दिखते हैं, मेटाफेज में। तो ये इस प्रकार से देखो क्रोमेटिन तंतु है। अरे क्रोमेटिन तंतु जो है वो किसके अंदर, क्रोमोसोम बदल रही है। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्रोमेटिन तंतु, और ये किसमें बदला है, क्रोमोसोम में, ठीक है। अब उसके बाद में लेट प्रोफेज, ये तो है अर्ली प्रोफेज की बातें, ये है लेट प्रोफेज की बातें। ये दोनों के दोनों किसकी बातें हैं, अर्ली प्रोफेज की, वो किसकी, लेट प्रोफेज की। लेट प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं, केंद्रक की झिल्ली हट जाएगी। अब केंद्रक की झिल्ली नहीं हटेगी तो गुणसूत्र बाहर कैसे आएंगे, है ना, और गुणसूत्र बाहर नहीं आएंगे तो उसका डिवीजन कैसे होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है ना, वो सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल दूर दूर जाने लगते हैं। ये देखो सेंट्रोसोम है, इसके सेंट्रियोल अभी पास में है, ये दूर दूर जाने लगे, और यहाँ फाइनली एक यहाँ पे आ गया है, ये देखो, और एक यहाँ पे आ गया, और ये पूरे बिखर गए गुणसूत्र। ये लेट प्रोफेज है। तो प्रोफेज समझ आई भी, वापस देखें। प्रोफेज में मोटा मोटा ये कह सकते हैं सब चीजों की हानि होती है, यानी कि केंद्रक गया, जल गया, केंद्रिका गई और गुणसूत्र आया वापस। प्रोफेज में सब चीजों की हानि होती है, जल गया, केंद्रक गया, केंद्रक झिल्ली गई और उसका वहां पर केंद्रिका गई, यानी कि सब चीजें विलुप्त होगी और गुणसूत्र आया। अब गुणसूत्र आया लेकिन पूरी तरह से दिखा नहीं है, घर में एंट्री होगी लेकिन दिखेगा कब, जब सामने आएगा। तो सामने आएगा किसमें, मेटाफेज में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है, मेटाफेज में। किसमें किया जाता है, मेटाफेज में। तो नेक्स्ट ले रहे हैं दूसरी मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज, मेटाफेज में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है
उनको एक बार लेते हैं, फिर नीचे इसका डायग्राम लेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेटाफेज। परफेक्ट हिंदी रहती है मध्य अवस्था कुछ, लेकिन इतनी हिंदी में जानो ये काम कम पड़ता है। मध्य अवस्था, मध्य अवस्था, मध्य अवस्था, मध्य अवस्था। मेटाफेज का सबसे प्रमुख क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं, अतः गुणसूत्रों का अध्ययन, स्टडी, मेटाफेज में करते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्टार कर देते हैं। गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं, मतलब गुणसूत्र का अध्ययन जो है वो किसके अंदर करते हैं? मेटाफेज में करते हैं। अध्ययन का हिंदी थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये लो यार, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है, स्टडी करते हैं, अध्ययन में समझ आना। अब यहाँ पे मेटाफेज जो है, मेटाफेज में होता क्या है? मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आते हैं। इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। लाइन से, ठीक है। गुणसूत्र सारे सारे कहां आते हैं? मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। और मध्य पट्टिका पर आने के बाद क्या होता है? सेंट्रियोल्स, तारक केंद्र, ये विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, वह तर्क तंतु बनने थे। ठीक है, ये इसका है। अब यहां पर आएगा डायग्राम। डायग्राम में क्या रहता है कि इस प्रकार से कोशिका को अपन ले, तो ये इसके हो गए क्या? तारक केंद्र, जिससे इस प्रकार से ये तर्कोतंतु तो निकलने लगे। और ये मेटाफेज प्लेट पर सारे के सारे क्रोमोसोम आ गए। ये यहाँ पर आगे गुणसूत्र स्पष्ट, कहाँ पर? मध्य पट्टिका पर। और ये यहाँ पे आ गए आपके तारक केंद्र, और ये इससे निकलने लगे तर्को तंतु। ये होते हैं प्रोटीन के, रस्सियां होती है प्रोटीन की। तो ये यहाँ पर मेटाफेज का डायग्राम है। एक बार देखें पूरे को। मेटाफेज पूरा बोर्ड पर है, मध्य अवस्था। 1 बाय 1 देखते हैं, कंटिन्यू बोर्ड बने रहना। मेटाफेज इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में ऐसे बोला जाता है मेटाफेज। इसकी परफेक्ट हिंदी होती है मध्य अवस्था। इसमें सबसे पहले होता क्या है? इसमें सबसे फर्स्ट गुणसूत्र स्पष्ट दिख रहे हैं, देखो डायग्राम में गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं। स्पष्ट दिखने से यहाँ पर कभी गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो
स्टडी करनी हो तो वहां पर क्या आएगा, मेटाफेज स्टेज। क्या आएगा, मेटाफेज स्टेज। कभी गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो या गुणसूत्रों की स्टडी करनी हो, पढ़ना हो उसके बारे में, तो बेस्ट क्या रहता है वहां पर, मेटाफेज स्टेज। सेकेंड, इसमें गुणसूत्र साधे मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। ये देखो मध्य पट्टिका, मैं हल्की से इसको ग्रीन कर रहा हूं। तो ये जो डायग्राम बना है मैंने ग्रीन ग्रीन, ये किसका है, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, मध्य पट्टिका पर आगे। ठीक है, ये यहाँ पर मध्य पट्टिका पर आगे। फिर इसका सेंट्रियोल तारक केंद्र जो होता है ना, उसमें सेंट्रियोल तारक केंद्र जो विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाता है और तर्क तंतु बंध, ये देखो तर्क तंतु बंध है। तीनों पॉइंट 1 बाय 1 बोल रहा हूं। पहला पॉइंट गुणसूत्र स्पर्श दिख रहा है भाई, है ना, गुणसूत्र स्पर्श दिख रहे हैं, अतः इसका अध्ययन गुणसूत्रों का मेटाफेज में करते हैं। कई बार आया हुआ क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, क्या गुणसूत्र स्पर्श दिख रहे हैं, हाँ। सामान्य कोशिका के अंदर गुणसूत्र स्पर्श नहीं दिखते हैं, वो इस प्रकार से बिखरे रहते हैं। ये सामान्य कोशिका हो गई। सामान्य कोशिका में इस प्रकार से ये जो होगा, ये होता है क्रोमेटिन तंतु, पहले बताया मैंने इससे पहले वाले में। ये दिखते हैं स्पष्ट गुणसूत्र। अब आप खुद देख लो, स्पष्ट गुणसूत्र है क्या, नहीं, लेकिन स्पष्ट गुणसूत्र है। स्पष्ट गुणसूत्र यानी कभी गुणसूत्रों का अध्ययन करना हो तो कहां करेंगे, मेटाफेज प्लेट में। दूसरा, ये मेटाफेज प्लेट में बिखरे रहते हैं कि फिक्स रहते हैं, फिक्स रहते हैं। जैसे क्लासों में एकदम स्टूडेंट फिक्स होता है ना, एकदम मध्य पट्टिका पर होते हैं। वो मध्य पट्टिका कौन सी होती है, मेटाफेज प्लेट की मेटाफेज बनते हैं। उसके बाद में सेंट्रियोल जो होता है तारक केंद्र, वो विपरीत ध्रुव पर एक इधर है एक इधर है, दोनों पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में उससे तर्कु तंतु बनते हैं। ये तर्कु तंतु फाइनली इसके बीच में सेंटर में जुड़ेंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे, खींच के एक इधर, फिर कोशिका उनको विभाजन कर देगी। कुल मिला के मेटाफेज प्लेट के चारों काम बोर्ड पे, लास्ट में इसको एक साथ लेंगे, रिविजन में लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एनाफेज में। किस में आते हैं, एनाफेज में। एनाफेज, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। इसकी हिंदी थोड़ी अजीब सी है, इसलिए एनाफेज इसकी हिंदी रखेंगे। इसके अंदर पॉइंट कैसे कैसे हैं, इसका मेन पॉइंट है गुणसूत्र का सेंट्रोमियर है वो विभाजित होगा। ये गुणसूत्र का सेंट्रोमियर बना रहा हूं मैं, ये गुणसूत्र का क्या है, सेंट्रोमियर है। कई बार बच्चा याद तो कर लेता लेकिन समझ नहीं आता सेंट्रोमियर है क्या। ये गुणसूत्रों का क्रोमेटिन है, ये सेंट्रोमियर, इस सेंट्रो विभाजन होगा। तो इसमें जो मेन मुख्य लाइन है वो है गुणसूत्र का विभाजन। सेंट्रोमियर का विभाजन, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर का विभाजन। एनाफेज में गुणसूत्र, जैसे ये मेरी अंगुलियां 2 है, इसके से सेंटर से तोड़ता है। तो एना को अपन बोल सकता है अन्ना, अन्ना होता है ना, जैसे साउथ में गुंडों का नाम होता है अन्ना, तो वो अन्ना क्या करता है, सेंटर से तोड़ता है, ठक ऐसे, एक इधर एक इधर। तो अन्ना आया, जब भी अन्ना फेज, एना का से जब भी अन्ना आता है तो कहां से तोड़ता है, सेंटर से। कहां से तोड़ा है, एक इधर एक इधर। तो एना फेज में गुणसूत्रों का सेंटर में विभाजन होता है। ये एकदम कहां से होता है, मध्य से, यानी आधा टुकड़ा इधर आधा। इससे पहले डबल हो चुके थे, डबल कहां हुए थे, वहां। ये गुणसूत्र सेंटर विभाजन कर देगा और ये सेंट्रोमियर से गुणसूत्र को आधा कर देगा। ठीक है, एनाफेज में एक और फेमस क्वेश्चन, गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करते हैं। यदि शेप साइज जाननी है तो गुणसूत्रों में एनाफेज आएगा, ध्यान रखना। गुणसूत्रों का अध्ययन करना है तो मेटाफेज में, और गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करना है तो एनाफेज में। 2 क्वेश्चन है। यदि सिंपल सा पेपर में आए गुणसूत्रों का अध्ययन कहां करते हैं तो एनाफेज में, मेटाफेज में। और गुणसूत्रों की आकृति यानी वो कैसा दिखता है, वी शेप, सब से आया था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये सब, तो वहां पर आपके कौन सा आएगा, एनाफेज।
आकृतिक अध्ययन एनाफेज में, गुणसूत्र का अध्ययन मेटाफेज में। वापस बोले, यदि आपको सिंपली क्वेश्चन दिया गुणसूत्र का अध्ययन कहाँ किया जाता है, मेटाफेज में, लेकिन गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन क्या किया जाता है, तो एनाफेज में। ओके, फिर आता है कि साहब इसमें किस प्रकार से होता है, और यहां पर तो यहां पूर्ण विकसित तर्क बन जाते हैं, और चौथे में इसका डायग्राम चला देते हैं। ज्यादा बहुत नहीं खींच रहा मैं, लेकिन जितना आवश्यक है उतना तो लेना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कोशिका के ये इस प्रकार से, ये क्या बेटा बताओ फटाफट, सेंट्रियोल। ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की हिंदी बोलो तारक केंद्र, तारक मेहता मत बोल देना, तारक केंद्र। और ये इस प्रकार से गुणसूत्र को जोड़े हुए हैं, गुणसूत्र विभाजित हो गए हैं। ये यहाँ पे ऐसे, ये इसके बीच में, ये यहाँ पे आगे अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, ये आधे आधे गुणसूत्र हो गए। अब ये आधे गुणसूत्र इधर केंद्र की तरफ जा रहे हैं, सॉरी तारक केंद्र की तरफ, ये यहाँ पे तारक केंद्र की तरफ जा रहे हैं। ये एनाफेज बोर्ड पे सारा है। देखिए एनाफेज को, एनाफेज में गुणसूत्रों के सेंट्रोमेर का वजन होता है। सेंट्रोमेर कहाँ होता है, सेंटर में, है ना। गुणसूत्र में सेंट्रोमेर कहाँ होते हैं, सेंटर में, सेंटर से एकदम उसका विभाजन होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कभी भी गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करना है। गुणसूत्रों का अध्ययन कहाँ होता है, मेटाफेज में, है ना। आकृति का अध्ययन कहाँ होता है, एनाफेज में। चल सकते हैं। और उसके बाद में पूर्ण विकसित तर्क तंतु, और डायग्राम बोर्ड पर है। तो ये एनाफेज का सारा कार्यक्रम बोर्ड पर है। सबसे पहला एनाफेज में गुणसूत्र त्रिमंत्र के सेंटर में से टूटता है, सेंटर टूटता है। अन्ना कहां से तोड़ता है, सेंटर से तोड़ता है, एक टुकड़ा इधर एक इधर। दूसरा, गुणसूत्रों की आकृति जब भी अध्ययन करनी हो क्या जाएगा, एनाफेज, और गुणसूत्रों का अध्ययन हो तो मेटाफेज। और गुणसूत्र में पूर्ण विकसित तर्कतंतु बन जाते हैं। ये तर्कतंतु देखो ऐसे खींच रहे हैं, ये इस प्रकार से खींचेंगे, और नेक्स्ट टीलोफेज के अंदर ये इसको खींच कर अलग कर देंगे। तो नेक्स्ट देते हैं टीलोफेज। फाइनल चौथी और लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज। इंग्लिश टीलोफेज। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा नाम चलता है, इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज का सीधा उल्टा है। जिसको प्रोफेज आ गया ना उसको आ जाएगा, यानी कि इसका नाम चलता है रिवर्स प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज का उल्टा। जो प्रोफेज में कार्यक्रम हुआ था उसका जस्ट उल्टा यहां पे आ जाएगा, जो प्रोफेज का उल्टा। ठीक है। और प्रोफेज के उल्टे में क्या क्या कार्य होते हैं, तो प्रोफेज के कार्य बता दो मुझे।
हानि, सब चीज गई थी। केंद्रक गया था, केंद्रक झिल्ली गई थी, जल गया था, सब, और यहाँ सब आ जाएगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली का पुनः प्रकट होना, का पुनः प्रकट होना, है ना। और यहाँ संघनन का उल्टा हो जाएगा विसंघनन। कह दिया ना एक ही बात में कि सारा का सारा कार्यक्रम क्या है, उल्टा है। सारा का सारा किसका उल्टा है, रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता था, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली का जाना, यहाँ आना, यानी कि वो गया इधर आया। और यहाँ विसंघनन यानी कि यहाँ पे जल का वापस स्टार्ट होना, यानी कि जल का ग्रहण करना। और यहाँ क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है ना, क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से इसका डायग्राम आ जाएगा। चित्र ये देखो, ये आ गई एक केंद्रिका, इस प्रकार से ये आ गया। ये क्या आ रही है वापस, केंद्रक झिल्ली कहाँ गई थी, प्रोफेज में, प्रोफेज में गई थी, यहाँ पे आई। यहाँ पर ये क्या आ गई, केंद्रिका, यहाँ पे ये क्या आ गए, क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये आपके टेलोफेज हो गए। टेलोफेज का एक फेमस सीधा एक ही कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा प्रोफेज का उल्टा है, विपरीत। एक लाइन में ये लो पूरा हो गया। तो समझ में आया भाई, है ना। एक बार वापस रिवाइज करा था तो 2 मिनट, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में लेंगे क्योंकि अभी थके हुए हैं। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें स्टार से, तो जीवन में ऐश करो, G2 में मौज करो, लेकिन मौज में पीना मत। ये शब्द है सारे के सारे। जीवन में आदमी क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है, उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ऊर्जा। ठीक है, एस में एस के डबल करो, DNA आ गया था। G2 में वो क्या करता है, प्रोटीन। और मौज के अंदर पी मत, पी में प्रोफेज और टेलोफेज। अब ढंग से देखना मेरी तरफ, ये 4 पी मत, PMAT, नाम याद हो गए, पी मत, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। वापस बोले, बोल दिए, पी मत, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये प्रोफेज और टेलोफेज सेम है ना। मैं जान अंगुली से कर रहा हूँ। प्रोफेज टेलोफेज में यहाँ जो होगा उसका उल्टा ही होगा। जिससे प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे गुणसूत्र गया, गुणसूत्र गया, है ना, सॉरी क्रोमेटिन। केंद्रक गया, केंद्रक झिल्ली गई और गुणसूत्र आया, क्रोमेटिन गया। वापस करें, प्रोफेज में केंद्रक गया, केंद्रक झिल्ली गई, केंद्रिका गई, जल गया, क्रोमेटिन गया, लेकिन आया कौन, गुणसूत्र। उल्टा करे प्रोफेज लास्ट टेलोफेज के अंदर, तो इसके अंदर क्या हुआ, केंद्रक आया, केंद्रक झिल्ली आई, केंद्रिका आई, लेकिन गुणसूत्र गया और क्रोमेटिन आया। तो दोनों उल्टा, एक याद कर लो 2 हो जाते हैं, है ना। एक याद कर लो 2 हो जाते हैं। कौन कौन से, यदि जिसको ढंग से प्रोफेज याद हो गया, टेलोफेज लास्ट आ जाएगा। प्रोफेज में फटाफट बोलो क्या होता है, प्रोफेज के अंदर केंद्रक गया, केंद्रक झिल्ली गई, केंद्रिका गई, क्रोमेटिन गया और क्रोमोसोम गुणसूत्र आया। इसका उल्टा टेलोफेज के अंदर बात करें तो इसके अंदर केंद्रक आया, केंद्रक झिल्ली आई, क्रोमोसोम गया और क्रोमेटिन आया। यानी कि यहाँ प्रोफेज में सब गया और यहाँ पे सब आया। केंद्रक का जाना, केंद्रक झिल्ली जाना, केंद्रिका जाना, यहाँ केंद्रक का आना, केंद्रक झिल्ली और जल का आना, यहाँ सब जाना किस में, प्रोफेज में। टेलोफेज में आना। 2 तो रेडी हो गए, बचे बीच में कौन, मेटाफेज, एनाफेज। मेटाफेज गुणसूत्रों का अध्ययन, एनाफेज गुणसूत्रों के आकृति का अध्ययन। मेटाफेज में क्या होता है, मध्य पट्टिका मेटाफेज में। और नेक्स्ट इसके अंदर एनाफेज में क्या होता है, अन्ना बीच में तोड़ता है, सेंटर से विभाजन करके फेंक देता है। तो क्या आपको ये सेल डिवीजन का माइटोसिस समझ आया भाई। अब माइटोसिस का आगे किस प्रकार से क्या होगा वो नेक्स्ट देखेंगे। माइटोसिस मियोसिस में अंतर क्या होगा उसको आगे बाद में रिकॉर्ड करेंगे, अभी नहीं करेंगे ना। ओके, थैंक यू।